हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 20 मार्च 2023 के शिफ्ट फोर्थ के मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 32 है। ठीक है। और देखिए कल वीडियोस नहीं बन पाई थी तो इसलिए जो है आज 21 मार्च 2023 का जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है वो भी रिकॉर्ड करके जो है आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखिए इस प्रश्न को आप दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। एक तो इसका रेशियो मेथड हो जाएगा, भाई 10% का इंक्रीमेंट यानी कि इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है 10 पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ यानी कि त्रिज्या पहले R1 जो है वो आपके पास अगर 10 यूनिट थे तो अब R2 त्रिज्या जो है आपके पास 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये त्रिज्याओं के बीच का रेशियो आपके पास आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करें एरिया का तो ये आपके पास यहाँ पर पाई R1 का स्क्वायर, ये पहले क्षेत्रफल था, अब यह क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब रेशियो बनाएंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 100 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा। तो देख लीजिए कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 21 का इंक्रीमेंट हुआ किस पर, 100 पर। तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 21% ही आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड भी आप यहाँ पर देख लीजिए, भाई क्षेत्रफल यहाँ पर आपसे पूछा गया है और यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पर पाई R स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब यहाँ पर R का स्क्वायर है मतलब R इंटू में R, ये दो बार यहाँ पर लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, यानी कि 10% की दो बार लगातार इंक्रीमेंट यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर आप सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेंगे, तो सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे तो 10 प्लस का 10 प्लस का 10 इंटू में 10 और ये आपके पास यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 21% ये आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो मैंने यहाँ पर आपको ये दो मेथड बता दिए, जो भी मेथड आपको यहाँ पर बेस्ट लगे आप इसको उससे जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए कैलकुलेशन है भाई, यहाँ पर अगर आप इसका 60% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 60% यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। तो 2 0 से तो 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 7 के 42 हो जाएगा, हासिल 4, 8 के 48, 4 52 हो जाएगा, 522 और इसका वर्गमूल यहाँ पर 38 हो जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पर ये प्लस में जो है 18 नमा 162 हासिल आएगी 16 और 18 और 16 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये 342 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 304 बचेगा और 304 इसमें ऐड करेंगे तो 826 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए दो संख्याओं का ये आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है। यदि पहली संख्या का 80% 16 है तो दूसरी संख्या का 50% कैलकुलेट करके बताना। अब यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर x कोई नियतांक मान ले तो 10x ये पहली संख्या और 13x आपके पास की दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर बोला गया कि 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि 4/5 होती है। तो पहली संख्या यानी कि अगर आप 10x का 4/5 कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 16 आना चाहिए। भाई आपको यहाँ पर बता रखा है कि बराबर 16 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 दूनी का 16 हो जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो संख्या आपके पास क्या हो जाएंगे, 10 दूनी का 20 हो जाएगा, 13 दूनी का 26। आपको यहाँ पर ये दूसरी संख्या जो 26 है इसका 50% कैलकुलेट करके बताना था। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि आपको यहाँ पर 26 का 1/2 कैलकुलेट करना है। तो ये बराबर 13 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पर ये आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। क्या यहाँ पर जो है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 50% की वैल्यू 1/2। भाई आप यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर ये आपका जल्दी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए x बराबर -2 और y बराबर 1 यहाँ पर डायरेक्ट अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर तो आपके पास -7 आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कई बार आप कैलकुलेशन भी मिस्टेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका गलत होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है भाई 4/x का होल स्क्वायर, ये सॉरी होल क्यूब और ये प्लस में y क्यूब ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 64/x का क्यूब और ये प्लस में y का क्यूब। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू -2 यानी कि 64/-8 आ जाएगा और ये प्लस में इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये -8 क्या 64 में से ऊपर, तो ये आपके पास यहाँ पर 56 बचेगा, बट्टे में माइनस का 8 यानी कि -56/8, तो -7 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई a³ प्लस में b³ बराबर क्या होता है a प्लस का b और इनटू में क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये माइनस के अंदर ए बी। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप अगर ए की जगह 4/x और बी की जगह अगर y रख दें तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन में दे रखा है ये आपके पास यहाँ पर स्टेप बनेगा और यहाँ पर जो है a³ + b³ का ये फॉर्मूला लिखा हो, तो ये इस तरह से मैंने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर नोट करके रखना है। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसमें भी आपको p³ + q³ कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए a² + b² आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको a² प्लस ये p² + q² कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ ना करके इसका एक और फॉर्मूला होता है वो यूज़ यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, p + का q का होल क्यूब करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 3 गुणा pq और इंटू में p + का q, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। 5 का क्यूब यहाँ पर करेंगे 125 हो जाएगा, माइनस के अंदर ये 3 गुणा में 18 इसकी वैल्यू दे रखी, इंटू में 5 इसकी वैल्यू दे रखी, तो 18 × 5 = 90 और 9 × 3 = 27 यानी कि 270 आ जाएगा। तो 125 माइनस का 270। अब देखिए आंसर आपका माइनस में आएगा तो माइनस का 270 तो होगा नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे भी आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपके पास माइनस में बचेगा और ये 145 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक जीवा PQ द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री आपको दे रखा है। तो यदि इस वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तो PQ की लंबाई कितनी होगी भाई। यहाँ पर 15 का 2 गुना करेंगे 30 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। भाई आप यहाँ पर 15 का क्या करेंगे 2 गुना, 15 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या दे रखी है, इसका 2 गुना कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बता रखा है भाई, यहाँ पर आपको मैंने ये कंसेप्ट बता रखा है कि अगर हम किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खींचे भाई, यहाँ पर जो है वृत्त की अगर सबसे बड़ी जीवा खींचे भाई, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही यहाँ पर वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वृत्त का व्यास होती है। तो यहाँ पर जो है इसके द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, व्यास द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर त्रिज्या आपको बताई गई है, आपके पास यहाँ पर PQ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। ठीक है, और त्रिज्या आपको 15 बताई गई है, तो ये भी आपके पास त्रिज्या यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या होगी, यानी कि ये भी 15। तो अगर हम यहाँ पर टोटल PQ की लंबाई यहाँ पर बात करें, टोटल PQ की लंबाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये PQ आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 15 + का 15 करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर 70% इसका कैलकुलेट करेंगे तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x माइनस का y = 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 इंटू में ये आपके पास यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई इंटू में x + का y आ जाएगा। 10 से ये 10 कट जाएगा, 7 के अंदर गुणा कराएंगे तो 7x माइनस का 7y = 3x + का 3y आ जाएगा और ये इधर 4x आ जाएगा, ये इधर 10y आ जाएगा। तो x और y का अगर रेशियो लिखेंगे तो ये 5:2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि x का जो है कितना प्रतिशत y है, तो यानी कि y यहाँ पर हमारा 2 यूनिट है, ये 5 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया, तो 40% आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए। अब इसकी देखिए यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर सेक जो यहाँ पर 60 डिग्री है इसकी वैल्यू क्या होती है 2 होती है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर जो है साइन की 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 आंसर। अब इसमें देखिए a + b का होल स्क्वायर बराबर 100 लिखा हुआ और ab बराबर 25, तो इसमें a - b आपको कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a - b बराबर क्या होता है √ के अंदर a + b का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं 4ab। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, √ के अंदर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस में देखिए 25 का 4 गुना करेंगे तो 2500 के 100 आएगा, यानी कि 0 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अब इसमें देखिए यदि मोहन 9 किलोमीटर/आवर की चाल से चलता है तो उसे 420 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क का जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो पहले इस एक चक्कर की लंबाई अगर कैलकुलेट करें, यानी कि परिधि आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि पार्क जो दे रखा था वो आपको वृत्ताकार दे रखा था। तो सबसे पहले तो व्यास 420 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 210 मीटर हो जाएगी। तो परिधि कैलकुलेट करेंगे यानी कि 2πr 2 इंटू में 22/7 इंटू में r की वैल्यू 210। ये आपके पास यहाँ पर एक चक्कर की आपके पास कुल लंबाई आ जाएगी, बट ये मीटर में है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है इसकी स्पीड 9 दे रखी है आपके पास किलोमीटर पर आवर में, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से आपको गुणा भी कराना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो डिस्टेंस लिखी हुई है वो आपके पास मीटर में लिखी हुई है। और जब आप यहाँ पर दूरी के अंदर आप चाल का डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास टाइम आ जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपके पास ये 9 दूनी का 18 यानी कि 2 बार कट जाएगा, 5 से यहाँ पर ये कटेगा, 5 चौके 20, 5 दूनी का 10 और 7 छीके 42, ये 6 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर बट्टे के बट्टे में यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये 4 इंटू में 22 और ये आपके पास यहाँ पर इंटू में 6। और यहाँ पर ये टाइम जो निकल के आया आपके पास यहाँ पर ये सेकेंड में है, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 6 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा और 2288 यानी कि 8.8 मिनट जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अभय, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष है और 6 वर्ष पूर्व जो है 42 वर्ष थी और 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब अभय यहाँ पर हस्बैंड एच से इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अभय को मैं एच से लिख रहा हूँ और प्लस में ये वाइफ डब्लू और यहाँ पर चिल्ड्रन बच्चे। ठीक है, और यहाँ पर जो है इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी भाई, 3 व्यक्ति हैं और औसत आपको 42 बताया गया, तो 4 त्रिका 12, 3 दूनी का 126 आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, इनकी टोटल आयु आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर 8 वर्ष पूर्व है वाइफ और चिल्ड्रन की औसत आयु आपके पास 30 दे रखी है, तो 30 का 2 गुना 60 आपके पास इनकी टोटल आयु आ जाएगी। बट ये 8 वर्ष पूर्व का डेटा है, आप अगर 6 वर्ष पूर्व का डेटा कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 2 वर्ष हम आगे चले जाएंगे तो यानी कि वाइफ की आयु जो है 2 वर्ष से बढ़ जाएगी और चिल्ड्रन की आयु भी 2 वर्ष से बढ़ जाएगी। आप इनका सम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए W प्लस का C और प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर W प्लस का C आपने यहाँ पर देखा था, ये आपके पास कितना था, 60 था, यानी कि यहाँ पर 60 प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 64 आपके पास 6 वर्ष पूर्व जो है ये वाइफ और चिल्ड्रन की कुल आयु आपके पास आ जाएगी। और 6 वर्ष पूर्व इन तीनों की टोटल आयु आपके पास ये थी, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे 6 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु टोटल आपने 64 कैलकुलेट किए, तो यहाँ पर हस्बैंड की आयु क्या हो जाएगी, 64 इधर माइनस हो जाएगा 126 में से, तो यहाँ पर ये आपके पास 62 यानी कि 62 बच जाएगा। अब यहाँ पर ये हस्बैंड यानी कि हस्बैंड कौन था आपके पास, अभय था, ये आपके पास यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु आई है। ठीक है, अभय की 6 वर्ष पूर्व की आयु आई, आपको यहाँ पर वर्तमान आयु कैलकुलेट करनी थी, यानी कि इसमें प्लस का 6 कराएंगे, यानी कि वर्तमान आयु आपके पास क्या आ जाएगी, 68 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए ए अकेले पूरी दक्षता के साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए की दक्षता 20% कम हो जाती है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20% कम हो जाती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 से 1 कम हो गई भाई। ए की दक्षता यहाँ पर पहले जो है इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी का रेशियो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, पहले अगर 5 थी तो 1 कम हो गई, यानी कि 5:4 आपके पास इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। बट यहाँ पर ये पहले जो है 5 की एफिशिएंसी से 20 दिनों में काम कर सकता था, यानी कि टोटल वर्क कितना था, 5 × में 20, 100 यूनिट का आपके पास टोटल वर्क था। अब ये यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट हो गई है, तो यहाँ पर यही काम 100 यूनिट का जो है 4 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 25 दिन अब इसको लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब ये तो आसान सा प्रश्न है भाई, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, और जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो आपके पास यहाँ पर कोस थीटा आएगा, यानी कि सेक थीटा इंटू में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। और हम जानते हैं कि सेक थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि सेक थीटा यहाँ पर कोस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1/कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाता। तो ये आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर 1। अब इसमें भी आपको जो है ये आंसर डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा, 3/5 कैसे होगा इसको समझ लीजिए। यहाँ पर 3 × tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा लिख सकते हैं, और बराबर में ये 5 × साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा से तो साइन थीटा कट जाता, ये 3 यहाँ पर कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई में आ जाता 5 के, तो 5 × कोस थीटा, 5 इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाता, 3/5 आ जाता, और यही आपसे पूछा गया था।
अब इसमें देखिए कंपनी C1 द्वारा जो है रेफ्रिजरेटर के उत्पादन और कंपनी C6 द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का अनुपात कितना है। तो C1 का जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 100 लिखा हुआ है और C6 का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 50 लिखा हुआ है। तो जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो 2:1 हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें C1 का देखना और ये आपको यहाँ पर C6 का देखना है, तो 2:1 यहाँ पर भी आंसर आ जाता है। इसमें देखिए अमर रुपये 4,500 में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसके मरम्मत पर जो है रुपये 500 खर्च करता है। यदि वह वॉशिंग मशीन को रुपये 4,500 में बेचता तो उसका हानि प्रतिशत कैलकुलेट करके बताना। तो टोटल सीपी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 4,500 में इसने खरीदा था, 500 इस पर खर्च कर दिया मरम्मत पर, तो टोटल आपका यहाँ पर सीपी अब 5,000 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस यानी कि ये आपको बताया गया कि 4,500 में इसे बेच दिया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर टोटल लॉस कितने का हुआ, 500 का लॉस हुआ कितने पर, 5,000 पर। 500 का लॉस हुआ 5,000 पर और गुणा कर देते 100 से। तो ये देखिए यहाँ पर 1/10 आता और 1/10 की प्रतिशत वैल्यू हमें पता है 10%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर यदि एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 2 घंटे 10 मिनट के में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह समान दूरी साइकिल से 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करे तो उसके द्वारा जो है लिया गया समय ज्ञात करके आपको बताना। तो ये भी आसान सा प्रश्न है। इसको आप अगर घंटे में कन्वर्ट करते तो ये 2 सही 1/6 यानी कि 12 और ये एक 13/6 घंटे आपके पास ये आ जाता, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चाल को गुणा करा देते समय से तो चली गई दूरी आपके पास, यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास आ जाती, यानी कि आप क्या करते हैं 12 इंटू में कर देते 13/6, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी ये 26 किलोमीटर की, ठीक है, 26 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये 26 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होती है भाई ये 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर ये साइकिल से कवर करता तो लिया गया टाइम आपके पास अब कितना आ जाता। तो यहाँ पर ये 26 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 13 की स्पीड से ये कवर करेगा तो 2 घंटे का आपके पास यहाँ पर टाइम आएगा। बट आपको यहाँ पर मिनट में कैलकुलेट करके बताना था, तो ये आपके पास यहाँ पर जो है 120 मिनट आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर पूछा गया आपके पास जनवरी और अप्रैल में कुल बेची गई कारों की संख्या मई में बेची गई कुल कारों की संख्या से कितनी अधिक है। तो यानी कि आपको यहाँ पर जनवरी का देखना, यहाँ पर ये डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये 24% लिखा हुआ है। और अप्रैल का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पर 28% लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आपको मई का देखना है तो मई का यहाँ पर ये 12% लिखा हुआ है। आप इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यानी कि आपके पास 52% हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये 12% से कितना ज़्यादा आपको दिखाई पड़ा, आपके पास यहाँ पर 40% आपको ये ज़्यादा दिखाई पड़ा डेटा। तो आप 40% कैलकुलेट करेंगे। आपको यहाँ पर कुल संख्या कितनी दी गई थी भाई, बेची गई यहाँ पर कारों की कुल संख्या आपको 5400 दी गई थी। तो 5400 का अगर आप कैलकुलेट कर लें 40% तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 0 से। यहाँ पर ये 2 0 काट दीजिए, 500 के 20 और यहाँ पर जो है 400 के 16 यानी कि 216, आगे एक 0 आंसर लगा दीजिए, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा, उस आयत के लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग के भुजा से 2 गुनी है और जिसकी चौड़ाई वर्ग के भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ये बराबर 1156 दे रखा है। तो ए बराबर आपके पास इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 34 आ जाएगा। आपसे बोला गया यहाँ पर ये जो आपके पास आयत है इसकी लंबाई जो है इसकी ये भुजा का यहाँ पर 2 गुना, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर लंबाई जो है भुजा से 2 गुनी आपको दे रखी है, ठीक है। इसका 2 गुना करेंगे 34 का तो ये 68 आपके पास आ जाएगी। चौड़ाई यहाँ पर आपसे बोला गया कि 14 सेंटीमीटर कम है। जब आप 34 में से 14 घटाएंगे यानी कि 20 सेंटीमीटर आपके पास ये आ जाएगी। आपसे इनका रेशियो पूछा गया तो यहाँ पर ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 17 4 68 और 500 के 20 यानी कि 17:5 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। एक समकोण त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है। अब समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा आपके पास यहाँ पर हाइपोटेनस होती है, ठीक है, यानी कि कर्ण होती है, तो आप इसको कर्ण मान लेंगे। अब अन्य भुजाओं में से एक भुजा 24 सेंटीमीटर है तो आप या तो इसको बेस मान लीजिए या फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर मान लीजिए। मैं यहाँ पर इसको बेस मान लेता हूँ, ठीक है।
तो तीसरी भुजा आपके पास परपेंडिकुलर बची। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। भाई आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करें तो 26 का स्क्वायर और बेस यहाँ पर 24 का स्क्वायर और प्लस में पी आपको कैलकुलेट करना है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू में 50 आ जाएगा, यानी कि बराबर 100 आ जाएगा। तो P इक्वल टू वर्गमूल लेंगे 100 का, तो 10 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक सेल फोन को उसके अंकित मूल्य पर 8% बट्टा प्राप्त करने के बाद 18,400 में खरीदा गया था। सेल फोन का अंकित मूल्य कितना है? अब देखिए 8% का बट्टा यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 हो जाएगी। 25 पर 2 की छूट दी गई और छूट आपको पता है कि मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो यहाँ पर जो है आप इसका 23/25 कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 25 पर 2 की छूट दी तो यहाँ पर 23/25 इसका विक्रय मूल्य रहा होगा, जो कि आपको यहाँ पर 18,400 दे रखा है। तो बराबर कर दीजिए भाई, 23 अट्ठे 184 होता है, यानी कि 800 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200 होता है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 और आगे 2 0 लगा देंगे। 20,000 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए डी, ई और एफ का कुल क्रय मूल्य जो है ई, एफ और जी के कुल विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। भाई आपको यहाँ पर डी, ई और एफ का कुल क्रय मूल्य देखना है, तो इनका टोटल कर लीजिए। भाई ये आपके पास 1300, 1800 और ये आपके पास यहाँ पर 150, यानी कि 1950 आपके पास ये बना। और टोटल विक्रय मूल्य आपको ई, एफ, जी में देखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1100 और ये 1700 और ये 1800 आपके पास यहाँ पर टोटल हो जाएगा। इसका कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करना था। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 18 एकम 18, 1 बचा 15 में 0 बार भाग जाएगा, उतारेंगे यहाँ पर 0 150 और 18 8 144 होता है। 108 आपके पास आएगा और ऐसा करके आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है 108.33 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है। इसमें यहाँ पर बोला गया वर्ष 2020 में इन 5 राज्यों में गेहूं का औसत उत्पादन कितना है। आप इन सभी का टोटल करेंगे और ये 5 राज्य हैं तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पर देखिए आपको ये डेटा दिखाई नहीं पड़ रहा है, इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं और यहाँ पर ये डेटा भी आपको थोड़ा क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ये 60 लिखा हुआ है, ये 80 लिखा हुआ है, ये 62 लिखा हुआ है और ये 50 लिखा हुआ है और ये 48 लिखा हुआ है। आप इनका टोटल करेंगे तो ये 140 हो जाएगा और 140 और 62 ये 202 और ये 50 252 और 252 और 48 300 आपके पास ये टोटल हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 60 टन जो है ये आपके पास एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर ये संख्या 11 से विभाज्य और ये संख्या 9 से विभाज्य तो यहाँ पर a प्लस बी का मान कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये 7 प्लस का a प्लस का a करेंगे, यानी कि 8 प्लस का a आपके पास ये आ जाएगा और यहाँ पर 3 2 5 और ये 5 10 आपके पास ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 8 प्लस का a में से माइनस कर दीजिए 10 और ये डिफरेंस जो है बराबर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो सकता है, तब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर ये आपके पास a माइनस का 2 इक्वल टू 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो सकता है। अगर हम यहाँ पर a बराबर 0 ले लें, भाई a बराबर अगर हम यहाँ पर 0 ले लें तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 होनी पड़ेगी। अगर हम बराबर 11 ले लें इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 13 होनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि a हमारा यहाँ पर सिंगल डिजिट वैल्यू है। तो a का मान कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर आंसर में से 2 घटा दें तो आपके पास b का मान बचेगा, यानी कि b हमारा 8 बचेगा। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, भाई यहाँ पर b की वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 2 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा और 14 और 5 19 हो जाएगा। 19 में 9 का डिवाइड किया 18 चला गया, 1 बचा, यानी कि b प्लस का 1 आपके पास बचा। ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब b की वैल्यू आपके पास 8 होनी चाहिए। तो a और b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 8, यानी कि 10 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा यहाँ पर ऐसे ही आंसर बन जाएगा, बट यहाँ पर आपको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए साधारण ब्याज पर 4 साल में जो है ₹4,000 की धनराशि जो है ₹4,960 रुपये हो जाती है और यदि ब्याज दर जो है स्वयं का 1.5 गुना हो जाए तो 4 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। भाई आसान सा प्रश्न है। भाई यहाँ पर देखिए 4,000 की राशि 4,960 हो गई, इसका मतलब 960 का ब्याज मिला किस दौरान, इस 4 वर्ष के दौरान आपको यहाँ पर मिला।
अब यहाँ पर प्रिंसिपल आपका ये 4000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लेते 4 वर्ष का टाइम, डिवाइड करते 100 से, तो ये ब्याज 960 का आना चाहिए। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 4 चौके 16 छिके 96 हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू कितना है, 6% आया। आपसे यहाँ पर बोला गया कि अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर डैश लिख लीजिए, ठीक है। 6 का अगर आप यहाँ पर 1.5 गुना कर दें, मतलब 3/2 गुना, ये आपके पास यहाँ पर 9% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। तो 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष के दौरान ब्याज कितना मिला, 36% मिलेगा। और यहाँ पर ये प्रिंसिपल जो है ये 4000, ये अपने आप में 100% है, तो इसका 136% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 13 चौके 52, 6 चौके 24, यानी कि 544 आपके पास ये हो जाएगा, आगे 1 0 आ जाएगा, आंसर लगा दीजिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 4000 पर 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष का यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे, PRT डिवाइडेड बाय 100 से, ठीक है। जो भी ब्याज निकल के आएगा आप इस प्रिंसिपल में ऐड करा देंगे, तो आपके पास यहाँ पर अमाउंट यही निकल के आएगा, तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ पर पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।